Hello, good morning, dear students. Yesterday we are talking about ionization enthalpy or ionization energy or ionization potential. तो आई हैव टोल्ड यू yesterday कि आपके पास कोई भी न्यूट्रल गैशियस एटम है, आप उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई करके कटॉइन बना देते हो और उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो, तो जो एनर्जी आप उसे बाहर से सप्लाई करते हैं उसे आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कह सकते हैं, इसको डेल्टा आई एच के साथ भी लिख सकते हैं, आप इसे आयनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं, आप इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करते हैं तो जो एनर्जी है जो अपने बाहर से सप्लाई करी है उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आप उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हो तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर आप उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो उसे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और इनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ये हमने कल पढ़ा था, तो मैंने आपको जस्ट रिमाइंड कराने के लिए बता दिया। आज हमने पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो 5 फैक्टर हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एटॉमिक साइज, तीसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट, चौथा स्क्रीनिंग इफेक्ट, पांचवा इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 5 फैक्टर हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि इन पैरामीटर्स के वेरी करने से आयनाइजेशन एनर्जी कैसे अफेक्टेड होती है। तो पहले है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर होना। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे और आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो आपको जो बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। आप इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको हम सिंपली ऐसे ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसके प्रोटॉन में, इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। तो किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा? कार्बन का। तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा, बहुत इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा जो कार्बन का न्यूक्लियस है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बोरोन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत है। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वी कैन से न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये इसका नटशेल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गया। तो दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो सोचिए ये आपके पास एक छोटा सा एटम है, ठीक है, और ये आपके पास एक बहुत बड़ा एटम है, ठीक है। तो 2 एटम्स हैं, आप इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो छोटा एटम है तो उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा खींचेगा। तो जो बड़ा एटम है उसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे शेल्स हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका चार्ज इफ़ेक्टिवली वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि जो बिग साइज एटम है वो
उसका जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना होगा तो इजीली रिमूव कर देंगे, और जो छोटे साइज़ वाला एटम है इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसका मतलब छोटे साइज़ के एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इसलिए कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर बड़े साइज़ का एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये एक क्लासरूम है, बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे से 9 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या 8 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी क्लास है। तो यहाँ पे ये टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये लाइनें भरी पड़ी हैं बच्चों के साथ। तो आपको नहीं लगता कि टीचर की वॉइस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि टीचर का कंट्रोल यहाँ तक के बच्चों के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। और जो कम्पैक्ट सा क्लासरूम है, बहुत छोटा सा क्लासरूम है, वहाँ पे टीचर बच्चों को बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी तरह से जो छोटे साइज़ का एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करता है, एज़ कम्पेयर टू जो बड़े साइज़ का एटम होता है वहाँ का जो टीचर है या जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो अब बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जल्दी निकलेगा, छोटे साइज़ एटम का कि बड़े साइज़ का? बड़े साइज़ का जल्दी बाहर निकल जाएगा। सो इससे ये पता चलता है कि अगर एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी आपको बाहर से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए अच्छे से। सो हमारे पास नटशेल में आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। स्मॉलर द एटॉमिक साइज, हायर इज द आयनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तीसरा जो फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया एटम्स के अंदर कि जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के शेल के, एल शेल के, एम शेल के, एन शेल के, ओ शेल के, किसी भी शेल के एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, एज़ कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, एज़ कम्पेयर टू एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींचता है, फिर वो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, फिर वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, और सबसे कम जो है एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यानी किसी भी शेल में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उनको रिमूव करना मुश्किल है। पी ऑर्बिटल में अगर किसी शेल में भी इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करना थोड़ा सा इजी है एस के मुकाबले में। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना किसी भी शेल के पी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा और ईजियर है, और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ईजियर है। तो ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये मैंने बना दिया है एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो मैंने ये दिखाया है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है एज कम्पेयर टू पी के, एज कम्पेयर टू डी के, एज कम्पेयर टू एफ के। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चूँकि बहुत मुश्किल है, इसलिए एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए अगर आपने एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट वर्ड हमने यूज़ किया है। पेनिट्रेशन का मतलब है एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मोर पेनिट्रेटेड देन पी, देन डी, देन एफ।
यानी f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ सबसे कम पेनिट्रेटेड हैं और d के थोड़े ज़्यादा पेनिट्रेटेड हैं, p के और भी ज़्यादा पेनिट्रेटेड हैं न्यूक्लियस की टुवर्ड्स, और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट डिक्रीज करता है फ्रॉम गोइंग टू s टू p, p टू d, d टू f। तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और जिस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे मुश्किल होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैग्नीशियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो आपने इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करना है? s ऑर्बिटल में से रिमूव करना है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1। तो इस केस में आपने इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करना है? 3p में से रिमूव करना है। तो p में से रिमूव करना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू किसके? s के। तो मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू किसके? एल्युमिनियम के। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कम है एज़ कम्पेयर टू किसके? s के। तो सो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा है किसके कंपैरेटिवली? एल्युमिनियम के। ये था आपका थर्ड इफेक्ट। आई एम वेरी श्योर कि ये तीसरा इफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चौथा इफेक्ट हमारे पास शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है, यानी जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा होगा। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपके पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है। ये फिगर देखिए, ये आपके पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने रिमूव करना है क्योंकि हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करते हैं। जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में होता है या सबसे बाहर वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन होता है, पहले उसी को रिमूव किया जाता है। तो हमने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये पेनल्टीमेट शेल इसे कहते हैं, जो सेकंड लास्ट शेल होता है उसे पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो जो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड या स्क्रीन बना देते हैं। तो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता। न्यूक्लियस बहुत ही इफ़ेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजियर हो जाता। एक ये एस्पेक्ट है इसका। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ये मैंने साइन दिखाए हुए हैं एरो के। ये अगर पेनल्टीमेट शेल है तो ये सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट शेल है। तो इसके और पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीन बना देते हैं और दूसरा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को धक्के भी मारते हैं, रिपेल भी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल भी करते हैं। तो ये न्यूक्लियस की रीच में रह ही नहीं जाता, तो इसको निकालना बहुत ही क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, और जितनी जल्दी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। अब जो इसके अंदर टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, सपोज इसके अंदर 75 प्रोटॉन्स हैं, तो उसे टोटल न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, उसे Z के साथ लिखते हैं। लेकिन 75 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे सपोज 74.1 पहुँच पा रहा है, 75 की बजाय 74.1 पहुँच पा रहा है। तो जो यहाँ तक पहुँच पा रहा है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जो इसके अंदर एक्चुअली है उसे टोटल न्यूक्लियर चार्ज Z कहते हैं, लेकिन जो डिक्रीज होके यहाँ तक पहुँचता है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और जो चार्ज उसमें कम हुआ है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हुआ है, और उस कांस्टेंट को स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिग्मा स्टार के साथ लिखा जाता है। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है, इसके न्यूक्लियस में 75 प्रोटॉन्स हैं। तो 75 का 75 प्रोटॉन जो है ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, इसे Z के साथ लिख देते हैं। लेकिन 75 के 75 प्रोटॉन का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा, वो कुछ कम हो रहा है। किसकी वजह से? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से कम हो रहा है, और उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा स्टार के साथ लिखते हैं। तो पूरा नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन जितना पहुंच पा रहा है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो ये था चौथा एस्पेक्ट कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजियर हो जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। सो ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्मॉलर विल बी द ionization higher will be the greater the screening effect, lesser will be the ionization energy। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी इजीली हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये 4 फैक्टर थे कि जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। पहला मैंने एटॉमिक साइज बताया, फिर मैंने न्यूक्लियर चार्ज बताया, फिर मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया, फिर मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बताया। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। ये बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 है। तो बेरिलियम और बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन देख के बताइए इन दोनों में से फुली फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा है? बेरिलियम 1s2 2s2, S1s भी फुली फिल्ड है, 2s भी फुली फिल्ड है, तो ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हाईली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और बोरोन में इलेक्ट्रॉन आपने 2p1 में से निकालना है, ना तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ना ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल एटम्स होते हैं और या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एटम्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का 5 है। देखा जाए तो बेरिलियम से बोरोन पे जाएं तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी। पर बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि जो बेरिलियम है वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, और जो बोरोन है वो
2p1 है, यानी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजियर होता है। तो बावजूद इसके कि बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से ज़्यादा है, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, बेरिलियम का 4 है। बोरोन में 5 प्रोटॉन है, बेरिलियम में 4 है। तो न्यूक्लियर चार्ज बोरोन का ज़्यादा होने के बावजूद भी हम बोरोन में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और बेरिलियम के केस में फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है बोरोन के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा। हम जब आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, हम सेकंड या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करते। मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज़ मेरे पास ये फुलरीन है, ये 9 एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2, 2s2 और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये नियॉन है, ठीक है। नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p6। तो नियॉन क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब एटॉमिक साइज़ पढ़ रहे थे तो बताया था कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है और अपने पीरियड में इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत हायर होता है। चलो, नियॉन का न्यूक्लियर चार्ज तो फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन और नियॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज द रीज़न कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है फुली फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हाईली क्या होती है, स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होती है। तो हाईली स्टेबल होने की वजह से नियॉन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के। सो नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो फर्स्ट की बात करते हैं, तो नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। और एग्जांपल लेना चाहते हैं, नाइट्रोजन की ले लीजिए, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। क्योंकि 2p की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की 2p की कैपेसिटी कितनी होती है, 2p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ इलेक्ट्रॉन है, 3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है पीरियोडिक टेबल में, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हैं और ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है। देखा जाए तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होना चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर दैन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन हैव व्हाट, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर थे जिससे हमें क्लियरली पता चला कि कैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई क्लैरिटी हुई चाहिए होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।